ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वकार आज हम फ्रिक्शन को देखते हैं। ठीक है जी। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स resisting or attempting to resist the relative motion of solid surfaces, fluid layers and material elements sliding या moving against each other। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। मुझे इसका एक पार्ट मिला तो मैंने ये कुछ चीज़ें इसमें फिर ऐड की कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए तो सिंपली फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है और वो डिफरेंट मटेरियल्स में हो सकती है। जिस तरह के आप देख रहे हैं, दो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान भी हो सकती है। ठीक है, फ्लूइड लेयर्स के दरमियान भी हो सकती है, मटेरियल एलिमेंट्स स्लाइडिंग के दौरान भी हो सकती है, मूविंग अगेंस्ट ईच अदर तब भी हो सकती है जब आप वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और ये हमेशा पैरेलल होती है, जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके पैरेलल में दोनों आते हैं। ठीक है, फोर्स के पैरेलल या फोर्स के ऑपोजिट भी हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल आगे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आएगी। ये बेसिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें दो ही बातें हैं, एक फ्रिक्शन की डेफिनेशन है और दूसरा नीचे पॉइंट लिखा है कि ये पैरेलल में एंटी पैरेलल भी शामिल है। ये अलोंग द फोर्स होगी जो अप्लाई कर रहे हैं, या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अलोंग द फोर्स भी हो सकती है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, हमेशा अपोजिट नहीं, एक दो केसेस में अलोंग द फोर्स भी हो सकती है। ओके जी, टाइप्स ऑफ फोर्सेस अगर हम देखें तो सबसे पहले ड्राई फ्रिक्शन। ये जो आप कॉमनली पढ़ते हैं ये ड्राई फ्रिक्शन है। ठीक है, force that opposes the relative lateral motion। lateral क्या होता है भाई अकील? lateral क्या होता है? lateral मीन साइड वाली। ठीक है, साइड बाय साइड जो उसको उसके along हो। ठीक है, फोर्स, हाँ जी, नहीं along, force that opposes the relative lateral motion of two solid surfaces। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। इसका मतलब वही है कि एक सरफेस और एक बॉडी और दूसरी बॉडी के दरमियान में जो सरफेस है, ठीक है, ये इसको हम एक दूसरे के लिहाज से साइड बाय साइड कहेंगे, ये लैटरल कहेंगे। तो फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव लैटरल मोशन ऑफ टू सॉलिड सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो ड्राई फ्रिक्शन होगी। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और डायनामिक फ्रिक्शन है, ये इसी ड्राई फ्रिक्शन ही की टाइप्स। ठीक है, जिसकी आगे डिटेल आएगी। दीज अपीयर ड्यू टू एस्पेरिटीज। एस्पेरिटीज क्या होती हैं? इर्रेगुलरिटीज, रफनेस, जो सरफेस की रफनेस है उसको एस्पेरिटीज कहते हैं। तो एस्पेरिटीज की वजह से ये फ्रिक्शन होती है। दूसरी है फ्लूइड फ्रिक्शन। पहली ड्राई फ्रिक्शन हो गई, दूसरी है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ अ विस्कस फ्लूइड। कोई एक गाढ़ा फ्लूइड हो तो उसके अंदर आप उसके ऊपर मटेरियल, कोई बॉल, उसमें पानी है, नहर में पानी बह रहा है, आप उसमें बॉल फेंकते हैं, वो और चीज़ है। लेकिन लेयर्स के दरमियान, आपस में पानी के लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाई जाती है। आमतौर पे इसको विस्कोसिटी की फॉर्म में भी लेते हैं। ठीक है, अच्छा, दैट आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, वो लेयर्स जो एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रही हैं। करण अर्जुन है, करण के लिए आप देखें, करण के लिए इंतजार हो रहा होता है, करण के लिए इंतजार हो रहा होता है। अर्जुन आखिरत में आएगा। आज मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा जिसकी फिजिक्स अच्छी उसकी आखिरत अच्छी। क्लास में फर्स्ट ईयर में ना कहते सर वो कैसे हैं, फतवे भी लग सकते हैं। अच्छा जी, तो ये आ गया जी। जी बच्चों, आवाज़ आ रही है? अभी ऑनलाइन वालों जी आ रही है आवाज़? ये इस सेल को सही लगाया था ना, इसका अटैच कर दिया था। ओके, नेक्स्ट देखें भाई। तो ये हम फ्रिक्शन की टाइप्स पढ़ रहे हैं बच्चों। पहले हमने पढ़ा है ड्राई फ्रिक्शन थी और दूसरी फ्लूइड फ्रिक्शन थी, और इस वक्त लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन। ठीक है, लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन क्या होती है? इज अ केस ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। दरअसल ये फ्लूइड फ्रिक्शन के ही केस है, वेयर अ लुब्रिकेंट फ्लूइड सेपरेट्स टू सॉलिड सरफेसेस। ठीक है, अगर आप किसी की फ्रिक्शन कम करने के लिए ऑयल डाल देते हैं, गरारियाँ हैं, गरारियों के दरमियान, मोटरसाइकिल की चेन है, ठीक है, उसके और गरारी के दरमियान, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो लुब्रिकेंट है उसकी जो फ्रिक्शन है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन है। तो मैं कह रहा था कि जो लुब्रिकेशन की फ्रिक्शन है
जो लुब्रिकेटेड मटेरियल होता है, मुझे एकदम याद आ गया था कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, कुछ की कम होती है, ये आप पढ़ते होंगे, मुझे याद आ गया तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। जो कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, इनका आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। इनका जो अल्फ़ा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर हैं उनका नेगेटिव होता है। उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी कम होगी, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में। लुब्रिकेंट्स जो हैं ये ख़ास मटेरियल्स होते हैं जिनका बड़ी लंबी रेंज तक टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, ये इसीलिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मेरे जहन में आ गया था। दिस इज़ वन एंड मे बी वन एग्जाम्पल, सिंगल एग्जाम्पल के जिसका टेम्परेचर पे मटेरियल्स में से जिस पे असरात ना हो। अच्छा जी, ओके, स्किन फ्रिक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ ड्रैग फोर्स। ये बेसिकली ड्रैग फोर्स का ये कंपोनेंट है, द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ अ फ्लूइड अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ बॉडी। अच्छा जी, इसके बाद इंटरनल फ्रिक्शन है, इज द फोर्स रेजिस्टिंग मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स मेकिंग अप अ सॉलिड मटेरियल व्हाइल इट अंडरगोज डिफॉर्मेशन। जब आप किसी बॉडी को पिचकाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, आप इसको पिचकाएंगे तो ये रेजिस्ट करेगी अपना पिचकाना, बेसिकली ये इनर्शिया के टाइप है। ठीक है, जब आप उसको पिचकाएंगे, लोहे को पिचकाएंगे मतलब हैमरिंग करेंगे, या बॉल को पिचकाएंगे तो वो रेजिस्ट करेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इंटरनल जो स्ट्रेस जिसको कहते हैं, इंटरनल प्रेशर लगाएगी, उसको इंटरनल फ्रिक्शन कह रहा है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन है, आप मैट्रिक में पढ़ाते हैं, इज अ फ्रिक्शन बिटवीन टू और मोर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। ये तब तक होती है जब बॉडीज मूव ना कर रहे हों। ठीक है, आप सबको पता है इस चीज़ का। अगर ये एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो उस वक्त इसकी और इसकी सरफेसेस के दरमियान, ठीक है, जो वेज लॉक्ड सिस्टम है वो स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप कर रहा है, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप्ड सरफेस। तो अगर कोई चीज़ एक स्लोप्ड सरफेस पे रखी हुई है, इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पे, ठीक है, जब तक ये नहीं गिरती, इसका मतलब इस सरफेस और उस सरफेस के दरमियान मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो कि उसको गिरने से बचा रही है। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम μs भी लिखते हैं, टिपिकली डिनोटेड एज μs, इज यूजुअली हायर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, यानी कि जब ये चल पड़ता है उस वक्त इसके और इन दो बॉडीज़ के दरमियान जो फ्रिक्शन है सरफेसेस के दरमियान वो कम हो जाती है। शुरू में बहुत ज़्यादा थी, उसकी डिटेल में अभी हम जाएंगे। तो इसलिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक का, जो ये बताता है कि इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन की वैल्यू, मुख्तलिफ सरफेसेस हैं, एक लोहे की है, एक वुड की है, उनके दरमियान कितना होगा, वुड और वुड के दरमियान कितना होगा, तो ये एक फैक्टर है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो वो स्टैटिक का ज़्यादा होता है, काइनेटिक का कम होता है, यानी कि जब वेज लॉक्ड होता है, एट रेस्ट में है, उस वक्त वैल्यू ज़्यादा है, जब मूव कर रहे हैं बॉडी उस वक्त भी फ्रिक्शन है, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, उससे ज़्यादा है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, स्टैटिक फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड टू अराइज, ये उस वक्त उभरती है, उस वक्त पैदा होती है एज द रिजल्ट ऑफ सरफेस रफनेस, सरफेस के रफनेस फीचर्स की वजह से अक्रॉस मल्टीपल लेंथ स्केल्स एट सॉलिड सरफेसेस। तो सॉलिड सरफेस के ऊपर जो रफनेस होती है, तो ये सॉलिड है, इसके ऊपर जितनी रफनेस होगी जो कि हमें नज़र नहीं आती, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो जो बॉडी ऊपर रखेंगे वो उसके ऊपर लॉक्ड हो जाएगा और उसकी वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करते हैं, जितनी सरफेस रफ होगी उतना स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अच्छा, लिमिटिंग या क्रिटिकल फ्रिक्शन, ये दूसरी टाइप है, मतलब ये है स्टैटिक फ्रिक्शन ही, लेकिन ये उसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, और आप इसको खींचना शुरू कर देंगे, पहले आपने फोर्स लगाई 2 न्यूटन, ये नहीं हिला, फिर आपने लगाई 4 न्यूटन, नहीं हिला, फिर आपने लगाई 6 न्यूटन, ठीक है, 6 न्यूटन पे ये खींचना शुरू हुआ, तो 5.9 न्यूटन तक इसने रेजिस्ट किया। उस वक्त जो इसके दरमियान जो फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स है, मैक्सिमम वैल्यू को अपोज कर रही है इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू इसी से मिलती जुलती होगी, उसकी जो मिकदार होगी एफएस की वो इतनी ही होगी जितनी इसकी है, 5.9 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहले भी स्टैटिक फ्रिक्शन थी, किस पे, 2 न्यूटन पे भी ये अपोज कर रहा था,
4 न्यूटन पे भी ये अपोज कर रही थी सरफेस, 6 न्यूटन पे सबसे ज़्यादा कर रही थी, 6 न्यूटन पे चल पड़ी उससे पहले पहले, ठीक है। तो उस वक्त जो फ्रिक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू थी उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या क्रिटिकल फ्रिक्शन, ठीक है। दिस फ्रिक्शन अपीयर्स जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बॉडी, और ये स्टार्ट करने से पहले पहले होती है, ठीक है, उसके बाद नहीं होती। इसके बाद कौन सी है? काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज़ द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर चल रहा हो तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होती है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। उस वक्त फ्रिक्शन होती है और वो लाजमी है, वही उसको चला रही है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कम होना लाजमी है, ज़्यादा होगी तो नुकसानदेह होगी, आपका स्टार्ट मुश्किल होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 बातें कहने लगा हूँ फिर से, आप लोगों ने नहीं सुनी। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो एट रेस्ट में होती है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन एट रेस्ट में होती है, ठीक है। और एक बात मैं छोड़ रहा हूं जो थोड़ी देर बाद सामने आएगी। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन एट रेस्ट में है। स्टैटिक फ्रिक्शन जितनी कम होगी उतना स्टार्ट कराना आसान होगा। मतलब ट्रैक्टर के टायर के आगे अगर ईंट रख दें तो स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो नहीं चल सकेगा, ईंट हटा दें तो चल जाए। तो स्टार्टिंग आसान करनी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। और अगर मूविंग आसान करनी है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन हो लेकिन कम अज़ कम हो, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी उसमें वेस्ट ना हो हीट की फॉर्म में। और स्टैटिक फ्रिक्शन जब स्टार्ट कर रहे हों उस वक्त इसकी वैल्यू कम हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की 2 टाइप्स हैं, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगर आप किसी सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, तो इस सरफेसेस के दरमियान, 2 सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है ये स्लाइडिंग है। लेकिन अगर आप एक सरफेस है उसके ऊपर एक व्हील को चला रहे हैं, ठीक है, एक साइकिल है, ये वाह क्या बात, तो ये साइकिल जा रही है, ठीक है। तो साइकिल और इसके दरमियान जो फ्रिक्शन है, अगर स्लिप नहीं होता व्हील तो ये रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगर ये स्लाइड नहीं करता, स्लिप नहीं करता, तो फिर ये रोलिंग फ्रिक्शन है। आगे मजीद इसकी डिटेल भी आएगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है ये मैं आप पे छोड़ने लगा हूँ, बता सकता हूँ लेकिन छोड़ने लगा हूँ, ठीक है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है उस पर तो बात होती रहेगी। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सिर्फ एक फैक्टर का फ़र्क है, उसकी डिपेंडेंस एक ज़्यादा है बाकियों से, बस वो आप पे छोड़ने लगा हूँ, आपने बतानी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलने लगे। तो ये टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। चलते हुए कौन कौन सी फ्रिक्शन हो सकती हैं? स्लाइडिंग और रोलिंग। आगे चलें। अच्छा जी, लॉज ऑफ फ्रिक्शन को बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखें काज ऑफ फ्रिक्शन, ओल्ड व्यू क्या था और मॉडर्न व्यू क्या था। ये मज़े की चीज़ है जो कि हमें आनी चाहिए। फिर उसके बाद लॉज की तरफ, और वो सबको पता ही है, ठीक है। मैं इसको कैम स्कैन में नहीं बना सका, बस फिर ऐसे। अच्छा जी, काज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होती क्यों है? फ्रिक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड फेनोमिनन, मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन इवन टुडे आर नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता आज। अच्छा जी, we know give the old view and modern view about the cause of friction। तो फ्रिक्शन क्या कहिए भाई, पढ़ने वाली बात है, उसको छोड़ दें। काज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के मॉडर्न जो ओल्ड व्यू था और मॉडर्न व्यू था वो क्या है, ठीक है, उनको हम पढ़ने लगे। ओल्ड व्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो जो सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट में हैं उनकी इरेगुलरिटीज की वजह से आती है, ठीक है। आगे चलें। These irregularities are in the form of projections and depressions। projections और depressions, एक का अगर देखें तो ये प्रोजेक्शन है, ये डिप्रेशन है, वही क्रेस्ट रफ वाला है, ठीक है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन और जो डिप्रेशंस हैं ये ऊपर वाले के प्रोजेक्शन और डिप्रेशंस के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। When two surfaces come in contact, these irregularities get interlocked। अब ये लॉक हो जाती है, ठीक है। नहीं, उसका भी प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन, जब एक दूसरे में फंस जाते हैं तो लॉक हो जाते हैं। अब इनको मूव, क्रेस्ट ट्रफ को, ये जो बन रही है ये अपर पार्ट, ये प्रोजेक्शन, नहीं ये है प्रोजेक्शन, ये इसको कहा हुआ है, और डिप्रेशन कहा हुआ है इसको, ठीक है।
अच्छा, तो जब ये एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, अब इनको मूव कराना मुश्किल, ऊपर उठा सकते हैं, सरफेस के ऊपर स्लाइड कराना, लैटरल जो मूवमेंट है वो मुश्किल है, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, ठीक है, दो साइड्स को पैरेलल मूव कराना। अच्छा, द इंटरलॉकिंग अपोजेस द स्लाइडिंग ऑफ वन सरफेस ओवर द अदर, तो वो इंटरलॉकिंग वो कहते हैं कि मूव नहीं करवाने देती। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अगली जो बातें हैं जो हम कहने लगे हैं वहाँ पे आके मसला होता है। Once sliding has begun, the surfaces don't have time to settle down. फिर जब एक दफ़ा चल पड़ते हैं तो फिर वो इनर्शिया की वजह से वो सर्फेसेस एक दूसरे के ऊपर बैठ ही नहीं, वो जो लॉक है वो यहाँ पे जो ही आएगा फिर उसकी स्पीड की वजह से वो उसको क्रॉस कर दे, निकल जाएगा इनर्शिया की वजह से ऑन टू ईच अदर एंड कम्प्लीटली सेटल डाउन ऑन टू ईच अदर कम्प्लीटली, और वो एक दूसरे के ऊपर फिर से नहीं बैठ पाते क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा है। Therefore the friction decreases, और फ्रिक्शन कम हो जाती है। This explains why kinetic friction is less than limiting friction, और इसी बेस पे ओल्ड कॉन्सेप्ट हमें बताता है, ओल्ड व्यू, कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है, यानी कि म्यू के इज लेस देन म्यू एस। ये तो हो गया क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? अगर हम इस कॉन्सेप्ट को मान लेते हैं तो इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? पहला, according to old view, the greater the area of contact between the surfaces, the greater should be the force of friction between them. However, experiments show that force of friction is independent of area of contact of the two surfaces. अगर यही बात है जो उन्होंने कही है कि भाई वेज लॉकिंग हो जाती है, इंटरलॉक हो जाते हैं ऐसे ही, तो अगर एरिया इतना है सरफेस का, इतना, इसके ऊपर इरेगुलरिटीज़ है 50, ठीक है, और इसके भी 50, लेकिन अगर ये हाथ में 2 कर दूं तो अब 100 हो गए, 50 इस पे 50 इस पे, एरिया बढ़ गया, लिहाजा अब क्या हो जाना चाहिए? अब फ्रिक्शन बढ़ जानी चाहिए। जब मैं इसके ऊपर रखूं तो फ्रिक्शन बढ़ जानी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि ऐसा नहीं है, और फिजिक्स हमेशा एक्सपेरिमेंट को मानती है। फिजिक्स इज एक्सपेरिमेंटल साइंस, इसीलिए हम बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फिजिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं करते, जो मेजरेबल ही नहीं है। जिस तरह मैंने कहा था कि ड्रीम को आप मेजर नहीं कर सकते, इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ठीक है, इस वजह से। आगे चलते हैं, अभी बातें क्लियर होनी है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, व्हेन द सर्फेसेस आर मेड स्मूथ, द फ्रिक्शन डिक्रीजेस। जब सरफेस को, ये दूसरा ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक क्या? एक्सपेरिमेंट कहता है कि एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है फ्रिक्शन, लेकिन क्लासिकल कॉन्सेप्ट को देखें तो एरिया पे डिपेंडेंट है, तो ये एक कंट्रास्ट है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, व्हेन द सर्फेसेस आर मेड स्मूथ, जब सरफेस को स्मूथ कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर जो प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस थे अगर उनको कम कर दिया जाए तो फ्रिक्शन डिक्रीजेस, बिकॉज द साइज ऑफ प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस इन द सरफेस डिक्रीज्ड, क्योंकि उनका साइज जो है वो कम हो गया है, ठीक है, अब इंटरलॉकिंग भी कम होगी, ठीक है, और इवन के कुछ हटा भी दें तो भी। However, the experiments show when surface is highly polished, the force of friction becomes very large. लेकिन एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि एक रफ सरफेस है, आप उसको बहुत ज़्यादा पेंट करें, हल्का नहीं, बहुत ज़्यादा पेंट करते जाएं, एक लेयर फिर दूसरी तीसरी, वो ज़्यादा रफ हो जाती है, ठीक है। इसकी साइंटिफिक रीजनिंग देखेंगे हम, ठीक है। तो ये है, ये हमें आने चाहिए कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है फ्रिक्शन का, और वो किस बेस पे एक्सप्लेन कर रहा था, और हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी 2 बातें गलत हैं और एक्सपेरिमेंट वाली क्यों सही है, ठीक है, इसकी तरफ चलेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं मॉडर्न व्यू की तरफ। तो मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है इसके बारे में? According to modern view, the friction is due to the atomic and molecular forces of attraction between the two surfaces. एक लाइन आपको आनी चाहिए, कोई आपसे पूछे कि क्लासिकल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में क्या फ़र्क है फ्रिक्शन के, तो आप कहें क्लासिकल कहता है कि प्रोजेक्शन और डिप्रेशंस होते हैं, रेगुलरिटीज़ की वजह से होता है, फंस जाती, जबकि जो मॉडर्न है वो कहता है नहीं, एक के सरफेस और दूसरे की सरफेस के एटम इतने करीब आ जाते हैं कि वो अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते, ठीक है। आपने वो वान डर वाल्स इंटरेक्शन और सारी पढ़ी हो, अच्छा, तो वो इतना करीब आ जाते हैं। अब अगली बातें भी सारे फार्मूले ही इसी मॉडर्न कॉन्सेप्ट से निकलेंगे सारे, ठीक है, ये बात है। ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल होता ऐसे है, माइक्रोस्कोपिक यानी कि एटम के लेवल पे जाके, इवन द मोस्ट पॉलिश सरफेस इज फार फ्रॉम प्लेन। तो अगर हम इसको देखें तो ये वैसे तो हमें नज़र आ रहा होगा कि ये पॉलिश्ड है और ये स्मूथ है, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस हैं।
ठीक है। एवरी सरफेस हैज रफनेस, हर सरफेस की रफनेस होती है। देयरफॉर व्हेन टू सरफेसेस आर पुट टुगेदर द एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट इज वेरी मच लेस देन द अपीरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो असल एरिया देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया है, ऊपर वाले का भी इतना है, लेकिन इसमें देखें कांटेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इतनी सी जगहों पे सिर्फ 5 जगहों पे सिर्फ कांटेक्ट हो रहा है इतने एरिया में, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स कह रही है कि अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को देखें तो उनका एरिया देखें तो नेट एरिया बहुत कम बनता है, उसको कहते हैं अपीरेंट एरिया, और जो रियल एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। अपीरेंट एरिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स के एरियाज को मिला के देखें तो बहुत थोड़ा है, ठीक है। हाँ, प्लेन हो तो भी ऐसे ही है, चाहे ये प्लेन है, इसके ऊपर मैंने डस्टर रख दिया है तो इसके शायद नीचे 100 पॉइंट्स मिल रहे होंगे। असल एरिया जो है वो मिलियंस में होगा, ठीक है। किसी यूनिट में 7 यूनिट लगा देते हैं, जबकि जो कॉन्टैक्ट में अपीरेंट एरिया है वो 100 में होगा, ठीक है। इतना डिफरेंस है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर स्टील ऑन स्टील, स्टील को स्टील के ऊपर रखें, द एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया कैन बी एज लिटिल एज 1/10,000 ऑफ अपीरेंट एरिया, ठीक है। The pressures at the contact points are very high and the molecules are pushed into such close proximity that the attractive forces between them weld the surfaces, उनको जोड़ देती हैं together at contact points। contact points पे वो बहुत ही मजबूती से जुड़ जाते हैं, जो कि उनमें attraction जो है वो बहुत ज़्यादा है atoms के दरमियान, ठीक है। अगली, in other words the contact points are cold welded, तो ये वर्ड इस्तेमाल किया है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने, cold welded हो जाते हैं, ठीक है। कोल्ड वेल्डेड का कॉन्सेप्ट। व्हेन वी ट्राई टू मूव वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी दीज टाइनी वेल्ड्स अपोज द मोशन। ये फिर जो वेल्ड लगे हुए, वेल्डिंग क्या होती है, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वो ट्रैक्शन हो जाती है, कॉन्टैक्ट लगाते हैं, इसमें भी ऐसे, ओके। दिस गिव्स राइज टू द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वो ज़ाहिर है अपोज करेंगे, उन कॉन्टैक्ट्स को आप छेड़ेंगे तो वो अपोज करेंगे, ठीक है। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी मज़ीद इस पे देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लॉज ऑफ फ्रिक्शन देखें। स्टैटिक फ्रिक्शन एज वेल एज काइनेटिक फ्रिक्शन इज ए कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेनन। Many aspects of friction even today are not completely understood. However, experiments show that to a good approximation, the force of friction obeys the following laws. तो frictional force के बारे में ये कहा गया है, the frictional force, static as well as kinetic, depends upon the nature of the two surface in contact and their state of roughness, ठीक है। नेचर कैसी है और रफनेस कैसी है। नेचर से मुराद मटेरियल कैसा है, स्टील है, वुड है, चूँकि हर एक के एटम्स की क्लोजनेस कितने क्लोज पड़े हैं उतने ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स भी डिफाइन करेंगे। फिर कितने ऊपर वाले की सरफेस कैसी है, मटेरियल कैसा है, वो उस पूरे एटम के ऊपर कॉन्टैक्ट बना पाता है या नहीं बना पाता, ये सारी चीज़ें। और सरफेस की रफनेस कितनी है, रफनेस से मुराद मटेरियल तो है लेकिन आपने उसके ऊपर पॉलिश कर दिया है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर या नहीं की हुई, तो उससे रफनेस पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। मटेरियल की टाइप एंड रफनेस ऑफ द सरफेस, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है फ्रिक्शन। The frictional force always acts parallel to the surface in contact and its direction is opposite to motion or attempted motion। जिस तरफ आप उसको खींचते हैं बॉडी के, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मली कही जाती है, सिवाय 1-2 केसेस। द फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक एज वेल काइनेटिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी बात हो रही थी, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है इस पर डिपेंड नहीं करती। एक ही जितनी फोर्स लगा के एक बड़ा टेबल है, इसको ड्रैग करें, इसकी फ्रिक्शन और तरह से होगी, या इससे छोटा टेबल है, फोर्स उतनी होगी, इससे फ्रिक्शन का फर्क पड़ सकता है। नहीं, वो उसके वजन नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वो अभी आ रहे हैं, वो है ही नॉर्मल की वजह से, वो उसके एरिया की वजह से नहीं है। आप इसी टेबल को, मरी में बर्फ़ पड़ी हुई है, इस टेबल को आप धक्का दें थोड़ा उतना ही जोर लगेगा, एक कमरा पूरा उसको धक्का दें उतना ही जोर लगेगा। गाड़ियों का फर्क क्यों? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्मल का रिएक्शन है, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं, इन कॉन्टैक्ट, हाँ, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो, मतलब फ्रिक्शन है, ये ऐसा सकता है। जितनी भी फ्रिक्शन हो एरिया पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ये भी सवाल था, एरिया पे क्यों नहीं डिपेंड करती, हर इस चीज़ का लॉजिकल जवाब हो। तो है ऐसे कि जब एरिया इतना था तो उसमें फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट से 5, 1 2
3, 4 और 5 इतने कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो इतने जो एटम्स हैं वहाँ पे अट्रैक्शन थी, सही है। आपने एक चीज़ इसके ऊपर रखी हुई, ठीक है। अब अगर आप चेक कर लेते हैं ताकि इवन रहे, अब आप एरिया हाफ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आपने हाफ कर दिए, अब आपके बकौल ये हो गया कि वो जो एटम्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे वो कम हो गए, तो फ्रिक्शन कम। 3 जगहों पे आप जो बॉडी भी रखेंगे इन 3 चीज़ों पे अटैच है। पहले कितने पे अटैच था? 6 पे अटैच था। बेशक उसका साइज़ बड़ा है बॉडी का, लेकिन 3 पे अटैच हो रहा है, ठीक है। अब आपको खींचेंगे तो 3 पॉइंट्स तोड़ने होंगे, 6 नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि उसका वज़न इतना हो जाएगा कि ये छोटे होंगे, लेकिन जो छोटे थे उतने वो अपीयर हो जाएंगे। मतलब ये पहाड़ी बड़ी है, अब क्या हो गया, वज़न बढ़ गया, एरिया कम है। P इज इक्वल टू F ओवर A, फोर्स तो वही है, वेट वही है ना, mg ओवर एरिया, वेट तो वही है, एरिया क्या हो गया है, प्रेशर बढ़ गया है। जब इन कांटेक्ट पॉइंट्स पे प्रेशर बढ़ेगा ये नीचे चले जाएंगे, जब ये नीचे डिप्रेस होंगे तो 2 और जो छोटे थे उनके साथ भी कांटेक्ट बढ़ जाएगा। क्या पता वो 6 से भी उसको ना कर रहा हो। अब तकरीबन उतने फिर से हो जाएंगे उसके कांटेक्ट। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, एटम्स है ना, एटम्स की जितना आप करीब जाएंगे और एटम खींचेंगे। फिर तो एरिया पे डिपेंड करना चाहिए। नहीं कर रहा ना, एरिया आपने कम कर दिया था, एरिया कम किया, वजन उतना है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 3 कर दिए थे 6 की बजाय, लेकिन वो वजन की वजह से वो कंप्रेस हुए और बाकी जो एटम्स थे उन्होंने भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, फिर से उतना। जाहिर है आपको कांस्टेंट एरिया, हाँ फिर एरिया पे देखो, एरिया वो मैथ चेंज ना करें, एरिया, हाँ वो एक बात अगर आप कर देते हैं ना कि मैथ चेंज ना करें, हाँ फिर समझ, ऊपर वाली बॉडी का मैथ चेंज, हाँ ऊपर वाली जो बॉडी रखे, मैथ चेंज नहीं होना चाहिए, फिर एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं इस तरीके से देख रहा था कि बड़ी बॉडी डी वगैरह क्या कहते हैं, वैसे क्या करें आपकी ये जो स्माइल होती है ना, ये एक ख़ास मकसद के लिए होती है। जिस तरह क्लासिकल के बाद मॉडर्न व्यू आया, हाँ मुझे ऐसा फील होता है ये भी इनकम्प्लीट है, इसके बाद और आएगा। वो तो खुद कह रहा है वो तो खुद कह रहा है, मतलब जैसे ना ठक करके लगता है कि कांसेप्ट वो वाला नहीं है। नहीं है ना, ये कंसेप्ट ठक करके पास कर नहीं भी लगता, लेकिन चूंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स यही हैं तो हमें फिर इस पे ईमान लाना होगा। हाँ, लेकिन ये है कि जाहिर है कि जब एटम्स कुछ उभरे हुए हैं कुछ नीचे हैं, रफ सरफेस से ये मुराद होती है, ठीक है। हाँ, जब ये कंप्रेस होंगे तो जाहिर है बाकी अगर अच्छा, लेकिन वो बात ये है कि हम उसके बारे में एग्जैक्ट कंसेप्शन नहीं दे सकते, इतने ही होंगे, वेरी तो कर सकती है। नहीं वो तो कर सकता है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट देखें, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आता है ना, साइंटिस्ट उसको क्या करता है, मुख्तलिफ लाज को टच करवाता है, कौन कौन सा लग रहा है, और बाकियों को वो हिट भी ना करे, अगेंस्ट भी ना जाए, और बात भी क्लियर हो, और एक्सपेरिमेंट पे पूरी भी उतरे, और फार्मूले में वैल्यू जो फार्मूला एम्पिरिकल बनाता है उसमें वैल्यूज़ पुट करे तो आंसर एक्सपेरिमेंट से मैच करता हो। यही है ना, तो हम यही कर सकते हैं। हम एमफिल पीएचडी में क्या करते हैं, वैल्यूज़ यही हैं, मैचिंग 100%। द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये चीज़ें। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक हो या स्टैटिक हो, उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, आर भी लिख सकते हैं हम, नॉर्मली उसको एन भी लिखते हैं, बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये सरफेस है और इसके ऊपर ये बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है। तो इसका जितना वज़न होगा डाउनवर्ड वेट, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है इस पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है, ठीक है। चूँकि सरफेस ही की फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रही है, लिहाजा सरफेस का नॉर्मल जितना हो, ठीक है। तो अगर आप इसको इधर खींचते हैं फोर्स F से, अप्लाइड फोर्स से, तो इन दो सरफेसेस के दरमियान ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होती है, वो स्टैटिक भी होगी, काइनेटिक भी होगी, जो भी है। तो Fs, तो ये जो Fs स्टैटिक फ्रिक्शन है दरअसल इसके बहुत ज़्यादा वज़न की वजह से पैदा होती है, ठीक है, और उसका नॉर्मल रिएक्शन। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो दरअसल इस नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है, जिसको इन बुक्स ने R से ज़ाहिर किया हुआ है, लेकिन हमारी बुक्स अक्सर N लिखती हैं, इसलिए मैंने वही लिखा हुआ है। तो Fs इज़ प्रोपोर्शनल टू N है, और Fs किसके बराबर है,
म्यू एस इनटू एन। तो ये फार्मूला, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, सॉरी, अगर आपने ये फोर्स लगाई है और उसकी वैल्यू दी हुई है एम ए, तो आप फिर जितना इधर है उतना ही उधर होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो आप इसको एम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एम म्यू एस एन। अच्छा, इसके अलावा म्यू एस, अब जितना नॉर्मल, जितना वेट होता है उतना नॉर्मल होता है, कब? जब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो आप इसको एम जी भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के। इसी तरह मैं यहाँ के लगा दूँ, यहाँ के लगा दूँ, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन के फार्मूले होंगे, ठीक है। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे, अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये इंक्लाइंड है, तो फिर यहाँ पे एम जी नहीं आएगा, फिर उसका कंपोनेंट आएगा, ठीक है। आगे अच्छा जी, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, एप्लीकेबल टू काइनेटिक फ्रिक्शन ओनली, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो उस मोशन के दौरान होती नहीं है, ठीक है, ऑफ वन सरफेस रिलेटिव टू द अदर। तो स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करती, सिर्फ वजन पे डिपेंड करती है और उसका नॉर्मल रिएक्शन पे, ठीक है, इस चीज़। ओके जी, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी अभी हम पढ़ रहे थे ये वाला, कि ये एक बॉडी है, इसके इधर फोर्स लगी है, इधर नॉर्मल रिएक्शन है, उसको एन से ज़ाहिर किया जाता है, ये वेट है, ये जो है वो जिसको मैंने लिखा है एफ एस या छोटा एफ एस लिखा है, ये उसने एफ सी लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शनल फोर्स, एफ एस प्रोपोर्शनल टू एन। और ये अभी अभी यहाँ से म्यू एस निकाल सकते हैं, म्यू एस किसके बराबर है? एफ एस ओवर एन के, ठीक है, और एन किसके बराबर है? एम जी के, ठीक है। तो म्यू एस इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स दी हुई हो, मैस दिया हुआ, जी या वेट दिया हुआ हो, एफ एस ओवर वेट, तो ये जितनी वैल्यूज़ हैं तो आप म्यू एस पे निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन है। तो म्यू एस लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें ज़ाहिर है स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने अभी बताया कि बॉडी जब तक खींचा नहीं जाता, स्टैटिक फ्रिक्शन तो है, तो हम कौन सी वैल्यू लें, ठीक है। आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, ये नहीं खींचा, स्टैटिक फ्रिक्शन तो अब भी है। आपने 4 न्यूटन लगाई, नहीं खींचा, अब भी है, तो कौन सी लेनी है? जो आखिरी हद वाली होगी, जो लिमिटिंग होगी, वो हमने लेनी है, ठीक है। कुछ बुक्स एवरेज भी ले लेती हैं। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन, वो मैंने ग्राफ भी लगाया था, पता नहीं किधर गया। अच्छा, तो ये किसके बराबर है? इसके बराबर। देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल फ्रिक्शन। तो इन दोनों की रेशियो के बराबर है,